Hello students, I Geeta Manani, your science teacher of Indian School Jodhpur. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड जेनेटिक्स का पार्ट थर्ड। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अब मैंने आपको जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी में मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताया था, जिसमें अपन एक कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, उसे अपन कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उस तरह से डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जिसमें हम दो कैरेक्टर की स्टडी करते हैं। ट्राइहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, जिसमें हम तीन कैरेक्टर की स्टडी करते हैं। एंड अगर तीन कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर की स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। इस चैप्टर में जनरली हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में और डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तभी क्रॉस अपन को मोनोहाइब्रिड क्रॉस पता होने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रॉस क्या होता है। तो किन्हीं दो ऑर्गेनिज्म के बीच में मैटिंग या रिप्रोडक्शन करवाना किसी जेनेटिक एनालिसिस के लिए वो क्या कहलाता है, क्रॉस। तो ये क्रॉस दो तरह के होते हैं, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक ही डायहाइब्रिड क्रॉस, जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं ऐसा क्रॉस जिनमें दो प्लांट्स के बीच क्रॉस करवाया जाता है, जो डिफर करते हैं सिर्फ एक सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में, जिनमें सिर्फ एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या सिर्फ एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ अलग होता है। जैसे एक टॉल होगा तो एक ड्वार्फ, एक अगर सीड की राउंड है तो दूसरे की रिंकल, एक में अगर फ्लावर का कलर वायलेट है दूसरे में वाइट, किसी भी एक कैरेक्टर के लिए अलग होंगे। ऐसे क्रॉस को हम क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि वो क्रॉस जो एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को स्टडी करता है उसे हम क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड। एक कैरेक्टर जैसे कि मैंने सिर्फ हाइट, तो हाइट उसका कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर कितना हुआ, एक। तो जो सिर्फ एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस की स्टडी करता है उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। स्टार्ट करते हैं। तो मेंडल ने दो प्लांट लिए, एक टॉल था और एक ड्वार्फ, और इन दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब कि पोलन ग्रेन को एक प्लांट के एंथर से लेके दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक ले जाने, उसे क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। ऐसा कराने से उन्हें जो एक जनरेशन मिली उनमें सारे के सारे टॉल थे, ड्वार्फ कैरेक्टर आया ही नहीं। तो ऐसा लगता है कि जो ड्वार्फ कैरेक्टर अब तो गायब ही हो गया, बट ऐसा नहीं था। उन्होंने अपना चेक करने के लिए मेंडल ने एक जनरेशन और करवाई। इस F1 जनरेशन के बाद में इन्होंने इसका सेल्फ पोलिनेशन होने दिया। सेल्फ पोलिनेशन मतलब कि उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन को इसके प्लांट का फ्लावर था उसी के एंथर से उसी का स्टिग्मा तक पॉलिनेशन होने दिया, तो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हुई। तो F2 जनरेशन थी, उसमें टॉल भी थे और ड्वार्फ भी थे। इसका मतलब ये था कि ड्वार्फ कैरेक्टर गायब नहीं हुआ था, वो सिर्फ F1 जनरेशन में छुप गया था। तो जब मेंडल ने यही एक्सपेरिमेंट सारे कैरेक्टर्स के लिए चेक किया था तो उन्हें पता चला कि जब कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग पेयर की स्टडी करवाते हैं तो दोनों कॉन्ट्रास्टिंग पेयर में से सिर्फ एक ही कैरेक्टर F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। तो जो F1 जनरेशन में कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है उसे हम कहते हैं डोमिनेंट, एंड जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसे अपन कहते हैं रिसेसिव। तो जो मेंडल ने वो अपनी जो टेबल बताई थी 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर वाली, उसमें जो डोमिनेंट और रिसेसिव थे वो हमने इसी तरह से डिसाइड किए थे कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट किए थे एंड डिसाइड किया था। और इसके बाद जब बैटसन ने वो सिंबल सिस्टम दिया था तो जो डोमिनेंट था वो अपन पढ़ चुके हैं, उसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट को कैपिटल से लिखते हैं, डोमिनेंट शो करते हैं, और जो रिसेसिव है उसको उस डोमिनेंट के अपन अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से शो करते हैं। और इस क्रॉस को अपन को अच्छे से एग्ज़ाम में कैसे करेंगे वो बताते हैं आपको अभी। तो इसको अच्छे से एग्ज़ाम में कैसे नोट करना है वो देखते हैं। तो अपन देखो, एक लेते हैं टॉल प्लांट और एक अपन लेते हैं एक ड्वार्फ प्लांट, दोनों प्योर प्लांट है, ठीक है, दो अलग अलग प्लांट हैं। अब क्या करेंगे, इनके गैमेट्स बनाएंगे। गैमेट्स कैसे बनाते हैं, इनके जो दोनों एलीज हैं इनको दोनों को सेपरेट करते हैं। अब देखो दोनों सेम ही, इसको अगर सेपरेट करेंगे अपन तो दोनों अलग अलग टी निकलेंगे अलग अलग। तो इसमें अपन क्या, इधर टोटल एक ही ले लेते हैं, इसमें गैमेट आ गया टी, इसमें गैमेट आ गया, इसका भी ऐसे एक अलग टी मोटी। अब ये आ गया पेरेंटियल जनरेशन, ये थी इसकी पेरेंटल जनरेशन, दोनों सेम थे, अपन ने इसको एक बार ही नोट किया है, ठीक है ना। अब ये पेरेंटल जनरेशन थी, अब इन दोनों के बीच में अपन क्या करवाएंगे, इनका क्रॉस करवाएंगे। तो क्या आएगा, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये आ गया इसकी F1 जनरेशन।
अब हमें मालूम है कि F1 जनरेशन जो है वो अपनी तरफ से टॉल करेक्टर को भेजे और जो स्मॉल वाला है वो अपनी तरफ से कैसा भेजे, ड्वार्फ भेजे, तो दोनों आए। लेकिन कैपिटल T जो है डोमिनेंट है, डोमिनेंट एली, तो इन दोनों के साथ होने पर जो आउटपुट आया था वो कैसा आया था, टॉल आया था। फिर जो जनरेशन थी ये हमने कौन से पॉलिनेशन से क्रॉस पॉलिनेशन ऑब्टेन की। अब हमने इसको क्या किया, आगे इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। सेल्फ पॉलिनेशन करवाया हमने तो देखा अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि दोनों एज अ मेल पार्ट भी वो करता है, एज अ फीमेल पार्ट भी करता है। तो दोनों इसमें दोनों है, फीमेल पार्ट भी मेल पार्ट भी। तो इसको हमने एक को मान लिया ये मेल पार्ट और एक दूसरे को मान लिया फीमेल पार्ट। अब इसमें दो अलग अलग एलील्स है तो गैमेट्स इसके अलग होंगे, तो ये आगे इसके अलग अलग, इसमें भी क्या गैमेट्स अलग अलग होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसा बनाने के लिए हम इसको इजीली शो करने के लिए हम पुनेट स्क्वायर बनाते हैं एंड इसको बोलते हैं हम चेकर बोर्ड भी। अब एक के मेल के इधर लिख दिया हमने और दूसरे ये वाले हमने इस साइड लिख दिया। अब हमका इसका क्रॉस करवाएंगे, इसका ऐसा बनाएंगे। अब देखो जो यहाँ इस वाले बॉक्स में इस लाइन में ये वाला है और ये वाला, तो इनको जो कंबाइन होगा वो मिलेगा, वो यहाँ आएगा। तो यहाँ पे कैसा आएगा, ये भी कैपिटल T ये भी कैपिटल T, दोनों कैपिटल T। यहाँ पे कैपिटल T और स्मॉल t, यहाँ कैपिटल T स्मॉल t, ये दोनों स्मॉल t। अब हमने देखा कि हमारी आ गई F2 जनरेशन। तो हमने F2 जनरेशन में क्या देखा, टोटल 4 आए। एक तो आया था कैपिटल, ये आया, दो ऐसे आए थे कैपिटल T, एक प्योर आया और एक दोनों स्मॉल t आया। टोटल 4 हमारे पास ये आए। अब देखो हमने क्या देखा, अगर हमको बताना है इसका फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप यानी कि जिसको अपन बाहर के एक्सपीरियंस से देख के बता सकते हैं। बताया था आपको फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब क्या होता है, जिसके अपन एक्सटर्नल अपीयरेंस से देख के बता सके उसे अपन कहते हैं फिनोटाइप। एंड उसका जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, जिसमें अपन को उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पता होगा, उसे हम कहते हैं उसका जीनोटाइप रेशियो। तो देखिए हमने सबसे पहले एक टॉप ये लिया है टॉल प्लांट, तो ये कैसा था, दोनों टी यानी कि टॉल। जब दोनों एलील सेम होते हैं तो उसे अपन बोलते हैं होमोजाइगस टॉल। ये दोनों भी क्या है, सेम है, तो इससे भी हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। और दोनों छोटे हैं तो उसको अपन बोलेंगे ड्वार्फ, होमोजाइगस ड्वार्फ। अब हमने F1 जनरेशन में भी हमको कैसा मिला, एक कैरेक्टर एक एलील अगर बड़ा आ जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, जो डोमिनेंट वाला होता है वो, यानी कि डोमिनेंट इसमें क्या था, टॉल, तो टॉल हो गया। बट इसके दोनों एलील्स क्या डिफरेंट है, तो ये कैसा हो जाएगा, हेट्रोजाइगस टॉल। उसके बाद हमने इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। आगे सेल्फ पॉलिनेशन करवाने पे हमने देखा कि आगे इसके टोटल 4 आए। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो देखना है हमको, ये कैसा है, फिनोटाइप यानी कि सिर्फ हमको बाहर के एक्सटर्नल अपीयरेंस है, यानी कि सिर्फ हमें इतना बताना है कि टॉल कौन सा है और शॉर्ट कौन सा है। ये कैसा है, टॉल है क्योंकि दोनों एक डोमिनेंट कैरेक्टर आ रहा है। ये भी कैसा है, टॉल, एक डोमिनेंट कैरेक्टर आ चुका है तो ये भी कैसा हो गया, टॉल हो गया। ये कैसा है, ये भी टॉल, एंड ये कैसा है, ड्वार्फ। तो फिनोटाइपिक रेशियो कितना हो गया इसका, फिनोटाइपिक रेशियो यानी कि फिनोटाइप रेशियो यानी कि टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशियो 3:1, ये तो हो गया इसका फिनोटाइपिक रेशियो। अब इसका जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो यानी कि जिसपे अपन को उसके जीन्स का पता होना चाहिए। तो जीनोटाइपिक रेशियो देखो अपन तो जीनोटाइपिक रेशियो अब देखो, एक तो ऐसा था टी, ऐसे कितने हैं, ऐसा एक है, ऐसे कितने हैं, 2 है, और ऐसा कितना है, 1 है। यानी कि इसको अपन बोलते हैं होमोजाइगस टॉल, इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस टॉल, और इसको बोलते हैं होमोजाइगस ड्वार्फ। तो रेशियो क्या आ गया, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। तो ये था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
अब इस मोनोहैबिट क्रॉस के ऊपर 2 लॉ बेस्ड हैं मेंडल के। पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसी लॉ के ऊपर बेस्ड है, वो भी आपको इसमें आगे समझाते हैं। तो अब हम देखते हैं मेंडल ने 3 लॉ दिए थे जिनको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 लॉ है। सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मोनोहैबिट क्रॉस पे 2 लॉ बेस्ड है और जो थर्ड लॉ है वो डायहैबिट क्रॉस पे, वो हम डायहैबिट क्रॉस पढ़ने के बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस में। तो जब हमने मोनोहैबिट क्रॉस करवाया था तब हमने लिया था एक टॉल और एक ड्वार्फ। इन दोनों के बीच में हमने क्या करवाया था, क्रॉस करवाया था। तो F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ था जो आया था, जिसे हमने कहा था टॉल। तो जब 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में हमने क्रॉस कराया, सिर्फ एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर F1 जनरेशन में आया, प्रोड्यूस हुआ, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया। उस ट्रेट को हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट, और दूसरे वाले को अपन क्या कहेंगे, रिसेसिव। ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करवाया तो ये हो गया रिसेसिव। तो ये जो लॉ है वो किस पे बेस्ड है, F1 जनरेशन पे बेस्ड है। तो ड्यूरिंग 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जब हम क्रॉस करवाते हैं एक पेयर के बीच में, तब सिर्फ एक ही कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है और दूसरा वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो जो एक्सप्रेस कर पाता है उसे अपन कहते हैं डोमिनेंट, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसे हम कहते हैं रिसेसिव। तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो अब जब भी हमको लिखना पड़ेगा अगर एग्जाम में लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, तो हमें ये पूरा इसका डेफिनेशन एंड ये बताना भी पड़ेगा ऐसे करके कि कैसा ये है डोमिनेंट और ये है रिसेसिव। F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, रिसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। हम देखते हैं सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ भी मोनोहैबिट क्रॉस पे बेस्ड है और ये मोनोहैबिट क्रॉस के F1 जनरेशन के बाद में जो गैमेट्स बनते हैं उस पर बेस्ड है। तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट्स बनते हैं F1 जनरेशन के बाद में, तो एलील्स जो होते हैं वो दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ रह के अपना अपना एग्जिस्टेंस रखते हैं। तो गैमेट्स जब बनते हैं तो दोनों एलील्स क्या होते हैं, अलग अलग सेपरेट जाते हैं, दोनों गैमेट्स अलग अलग अपना वर्क करते हैं। सपोज करते हैं कि F1 जनरेशन में अपन आती है, अपनी मोनोहैबिट क्रॉस में आती है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे एक दूसरे एलील्स एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, ये दोनों ही अभी एग्जिस्ट करते हैं। और ये कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है और जो स्मॉल टी है रिसेसिव है। इसका जो आउटपुट होता है, फिनोटाइप होता है टॉल लिखतेपन। इसका ये मतलब नहीं है कि स्मॉल टी इसके साथ मिक्स हो गया या कुछ हो गया। इस जैसे ही जब इसके गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स में ये वाला एलील अलग और ये वाला गैमेट्स अलग, दोनों एलील्स क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि हर बार जो गैमेट्स बनते हैं उसमें दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी कि जो दोनों एलील्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि जो गैमेट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, प्योर होता है, कभी मिक्सिंग नहीं होती है। जैसे ये वाला गैमेट्स कहता है टॉल एलील्स लेके जा रहा है, ये जाएगा कि नेक्स्ट जनरेशन में टॉल कैरेक्टर प्रोड्यूस हो, और ये वाला एलील अपनी तरफ से डार्फ एलील लेके जा रहा है, तो ये क्या नेक्स्ट जनरेशन में क्या चाहेगा कि ड्राफ्ट कैरेक्टर प्रोड्यूस हो। तो ये जो था वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर अपन ऐसा बनाया था, तो इसके अंदर भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर भी अपन को ऐसे बताने पड़ेंगे कि ये गैमेट्स प्योर फॉर्म में निकलते हैं और ये दोनों गैमेट जो है वो अपने आप में प्योर है, इसलिए इसको अपन लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। जो लास्ट थर्ड लॉ है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो लॉ पढ़ने के लिए अपन को पहले पता होना चाहिए डायहैबिट क्रॉस क्या होता है। तो हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि डायहैबिट क्रॉस क्या होता है, और जो मेंडल ने जो थर्ड लॉ दिया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का, जो थर्ड लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर।